हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में भी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग देखें कि पिछले क्लास में हम लोग बेसिक जो फंडामेंटल जो डेफिनीशन है उसकी बात की। आपका मन करता है तो लिख भी सकते हैं, जैसे वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो मैं लिखवाया नहीं था, बस मैं ये बताया था कि काइनेमेटिक्स क्या है। कहा था कि पोजीशन के बारे में आपसे पूछा था, टाइम के बारे में थोड़ी बहुत बात किया था मैं, लेकिन मैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब बातें, डिस्टेंस, ये सब ना, ये सब जो फार्मूला है ना उसी से डिफाइंड है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं, कुछ लोग बताए भी थे कि वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। सो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमको लगता है कि इतना सबको आता है, इसलिए मैं नहीं लिखवाया। आपका मन करता है तो इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं, किताबों में मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग को जो समझना है वो ये समझना है कि जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, जैसे मैं कह रहा था कि ये सब चीज़ें आप जानते हैं, उसके और भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो और भी उसकी बारीकियां हैं, जो और भी उसके वेरिएशन है, सिचुएशन है, केसेस हैं, उसको क्या हमें डील करने आता है, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं इसको और बात करते हैं जो हम लोग चल रहे थे उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बात करते हैं ऐसे, रियल लाइफ में आप लोगों से बात हो चुकी है कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को रेफरेंस लेना होता है, याद होगा आप लोगों को शायद। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई पोजीशन है ये रियल लाइफ में सब होता है, ये ओरिजिन रियल लाइफ में होता है। चाहे वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हो या कोई चीज़ की ज्योमेट्री बनानी हो तो उसके एक तो स्केल मानते हैं। जैसे होता है ना कि घर का डिज़ाइन बनाना है किसी भी चीज़ का, या कार का डिज़ाइन बनाना है तो वो तो एक पेपर पे होता है। तो ऐसा नहीं होता ना कि घर का डिज़ाइन बनाना है तो 3 मीटर या 10 फीट 12 फीट का जो हाइट है उसमें पेपर में 12 फीट खींचना होगा। हमें कहना पड़ता है कि लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट, है ना। तो 12 सेंटीमीटर से हम लोग अपना बना लेते हैं स्केल ऐसे। तो एक तो स्केल वाला जो हम लोग को लगता है कि मैं उसमें वेक्टर में भी बताया हूँगा, हमें लगता है कि आप एक एक लोगों को, यदि आपको लगता भी है कि वेक्टर आपको आता है तो भी आप वेक्टर पढ़िए, आपको पता चल जाए कि आपको वेक्टर नहीं आता था, आपको 10% शायद आता रहा होगा, थोड़ा बहुत फेमिलियर रहे होंगे। तो इसलिए वेक्टर का पूरा क्लास कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ बातें और, यदि मान लीजिए कोई लखनऊ पे है ना, कोई लखनऊ से दिल्ली गया बाय रोड, दिल्ली गया ना, कोई लखनऊ से दिल्ली गया। अब ये इसका पोजीशन मानने का जो तरीका है वो है, मैं गाजीपुर का हूं तो मैं गाजीपुर में हूं, तो ये ओरिजिन गाजीपुर नहीं है, क्योंकि गाजीपुर तो अपने आप में बहुत बड़ा है। याद है मैं कहा था कि रिलेटिव सारी चीजें होती हैं, तो गाजीपुर तो बहुत बड़ा हो गया इन सब के इस डिस्टेंस के मामले में, तो ओरिजिन ऐसे मानना तो सही नहीं रहे गाजीपुर। हाँ, गाजीपुर को अर्थ के स्केल पे हम लोग एक गाजीपुर को पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और भी मून सन के नाम पे गाजीपुर को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस जिस तरह का ये ले रहे हैं उसके अनुसार तो गाजीपुर एक बड़ा सा एरिया है, उसको ऐसे ट्रीट करना कि ओरिजिन है वो सही नहीं है। पिन पॉइंटेड हमेशा ओरिजिन टाइप का होता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि गाजीपुर में, जमानिया तहसील में, बघरी गांव में जो मेरा घर है
जहाँ पे मैं बैठ के खाता था, तो जो थाली रखता था उसका जो थाली का सेंटर है वही ये वो है। अब तो पिन पॉइंटेड हो गया होगा, ठीक है। अब पिन पॉइंटेड ठीक है ना। मैं गांव को भी नहीं माना, मैं तहसील और घर को भी नहीं माना, यहाँ तक कि इवन थाली को भी नहीं माना। थाली के सेंटर को मैं कहा कि ओरिजिन है। उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये है RI और ये है RF। हमको लगता है आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओरिजिन हम लोग किसी तरीके से कहीं से भी मानते हैं रेफरेंस। फिलहाल मैं रियल लाइफ में कैसे माना हूँ आप लोग देख ही रहे हैं। और मेरे उस जगह से, उस थाली के सेंटर से लखनऊ में जहाँ पर वो था, ये लखनऊ नहीं कर रहा हूँ, लखनऊ में जहाँ था उसे मैं इनिशियल पोजीशन कहाँ हूँ। और बाई रोड ये चल के मतलब ड्राइव करके गाड़ी से ये, अच्छा ये चला था ये 8 बजे चला था ना, 8 बजे चला था और ये पहुंचा था शाम के 4 बजे। सही है, 4 बजे पहुंचा था शाम के, और ये चला था 400 किलोमीटर। मेरी बात आप लोग सभी लोग समझे ना। बाई रोड ये 400 किलोमीटर ऐसे चला था। मैं इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एहसास दिला पाऊँ कि जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें लखनऊ, दिल्ली, सिंगापुर, यहाँ वहाँ ऐसे लिखा हो, ऐसे ऊपर नीचे इधर उधर कुछ लिखा हो, तो आप घबराएं नहीं, आप उसको महसूस करें कि जो इनिशियल और फाइनल जो आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे उसी तरह की बातें हैं। लेकिन जब ये यहाँ से ये जो दूरी है ना, ये इस दूरी को डेल्टा R कहा जाता है। और पता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल जो एरो होता है, एरो वो हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। इसी के मैग्नीट्यूड को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एनीवे, हमको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि मैं इसको बदलूं और कह दूं कि ये 400 किलोमीटर है और ये हुआ 300 किलोमीटर। ठीक है, ये इतना डेटा 8 बजे सुबह चला था और 4 बजे शाम को रिपोर्ट किया दिल्ली किसी जगह पे, पिन पॉइंटेड जगह पर। इतना डेटा से हम लोग डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, भले ही उसका डायरेक्शन अभी डायरेक्शन के नाम पे यही कहेंगे RF माइनस RI। डिस्टेंस बता सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं, एवरेज स्पीड बता सकते हैं, है ना। पर हम लोग किसी मोमेंट पर हम लोग एग्जैक्ट स्पीड, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन, ये सब बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इससे ये जो फोटो आपको दिख रहा होगा इससे साफ है, यदि कोई कहता है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, कोई कहता है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना है बताओ? आंसर है 300 किलोमीटर। हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। डिस्प्लेसमेंट का आंसर है 300 किलोमीटर। और यदि कोई कहता है नहीं डिस्टेंस बताइए, हमसे कोई कहता है कि नहीं डिस्टेंस बताइए, आंसर है 400 किलोमीटर। बोलो, जो एक्चुअल में गाड़ी चली है बाई रोड, वो 400 किलोमीटर है। और स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज नोन एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट।
मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को वर्ड पे भी ध्यान देना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस मतलब क्या, सीधा दूरी। जैसे होता है ना डिस्प्लेस, डिसलोकेट एंड मिसप्लेस। इस पे पता नहीं आप कितना सोचते हैं, सोचना चाहिए। हालांकि बाकी सब थोड़ा अलग से अलग टाइप का वर्ड हो गया, लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है। एनीवे, टाइम टेकन, तो जब कोई चीज ऐसे हो कि इतना बजे चला, इतना बजे, तो देखो 8 बजे सुबह, 8 4 12, 4 घंटा ये, और 12 बजे से लेके 4 बजे शाम तक 4 घंटा ये, टोटल 8 आवर्स। हमें लगता है ये भी समझ रहे होंगे आप लोग, ये भी आपको पता चल रहा होगा। यदि कोई हमसे कहता है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट है 300 किलोमीटर और लगा है 8 घंटा, यही किलोमीटर पर आवर है, यही आंसर है। कोई कहता है एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। चला है ये डिस्टेंस कवर्ड है 400 किलोमीटर और लगा है 8 आवर्स, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। तो जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास था, जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास था उसके अनुसार डिस्प्लेसमेंट बताया, डिस्टेंस बताया, टाइम टेकन बताया, एवरेज वेलोसिटी बताया, एवरेज स्पीड बताया। नोटिस करने वाला क्या पॉइंट है मालूम है? याद करो पिछले क्लास में आप लोगों को क्या समझाया था। जनरली चीजें 80% क्वांटिटीज टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो के रेट ऑफ चेंज से हैं, और समथिंग बाय समथिंग बड़े बड़ा चेंज, ठीक ठाक चेंज एवरेज ही होता है। यदि आप इस तरह मेरी बात को सुनेंगे तो बड़ा साइंस, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। दूसरा, जब हम उसी एवरेज को बहुत शॉर्ट टाइम में करते हैं, लेते एवरेज ही हैं क्योंकि तरीका कोई और है नहीं, तो जब बहुत कम टाइम इंटरवल में उसे एवरेज करते हैं तो उसे इंस्टैंटेनियस और मोमेंट पे कहते हैं। तो आप देखें कि ये है स्थिति। लेकिन इमेजिन करो यदि मैं कहूं कि 8 बजे सुबह चला था और 4 बजे शाम को पहुंचा है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है। कई लोग तो यही नहीं जानते हैं, दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का एवरेज का क्या मतलब होता है। चलिए मैं समझाता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है वह कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट डायरेक्शन। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। वह कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जो उतने ही टाइम में 8 घंटे में ही वो डिस्प्लेस हो जाए। हमें नहीं लगता कि कोई जानता भी रहा होगा, टीचर्स तक नहीं जानते हैं। हाँ, निकाल लेते हैं, आंसर आ जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं, जानते नहीं हैं। तो एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब होता है कि जो चीजें हुई हैं वो वेरिएबल के तौर पे ना हो बल्कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो, जो रियलिटी नहीं है, ये अलग बात है। कांस्टेंट से हो, चाहे वो करंट हो, इंड्यूस ईएमएफ हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, फील्ड हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम, है ना, कोई भी चीज, काइनेटिक एनर्जी हो। तो क्या समझना है, कोई चीज के एवरेज का मतलब है कि थ्रू आउट द इंटरवल उसको क्या माना जाए, कांस्टेंट, हालांकि है नहीं, और उतने ही टाइम में वो हो जाए, वो करंट चल जाए, उतना चार्ज चला जाए, उतना इंड्यूस ईएमएफ हो जाए, उतना हीट डेवलप हो जाए, उतना ये हो जाए, उतना वो हो जाए। हम लोग ऐसे देखेंगे साइंस को, ठीक है। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल की तरफ डायरेक्टेड हो और कांस्टेंट हो, हमेशा डिस्प्लेस होता रहे अवे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल,
अवे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्टेड टू फाइनल। तो बताइए वो वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू यही होगी जो 8 घंटे में तय हो जाएगी। दूसरा, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? हाँ, मैं वही समझा रहा हूं। एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? तो एवरेज स्पीड का जो रियली में पाथ है, इनिशियल टू फाइनल नहीं, जो रियली में जिससे चला है उसी पर वह कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल नहीं। हालांकि कोई लखनऊ से दिल्ली गया होगा तो इसी तरह की बात हुई होगी, तो क्या उसका स्पीड हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर रहा होगा? अरे बीच में नाश्ता वास्ता किया होगा, कहीं पे जाम लगा होगा, कहीं पे कोई सामने आ गया होगा, स्पीड कम कर दिया होगा। जब शुरुआत में स्टार्ट किया होगा तो स्पीड तो 0 से ही शुरू किया होगा, रोकते स्टॉप करते समय दिल्ली जब पहुंचा होगा तो वहां पे भी कम हुआ होगा, है ना। जब खाना खाया होगा, नाश्ता किया होगा तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तो ऐसे ही बैठ के 0 स्पीड रही होगी, है ना। तो मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं मालूम है? तुम लोग इसी तरह से साइंस को जीना। मैं इस फील्ड में इसीलिए आया था ताकि मैं इंडिया में साइंस को जिंदा रख सकूं। मर चुका है यहाँ पर साइंस, यहाँ इंडिया में हर जगह लगभग मर चुका है। और यही बच्चे यहाँ के मिट्टी में एक पता नहीं क्या है, पावर है शायद, सीजन ऐसा है, इतने ओर्स हैं यहाँ पर, हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है और चीज़ें नहीं है तो अच्छी नहीं हो पाई। यहीं के लोग अलग अलग सेक्टर में, कारपोरेट वर्ल्ड में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन तो खराब हो ही गया है, आप लोग भी देख रहे होंगे। एनीवे, तो मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब बताओ हमको, यदि मैं ऐसे कहूं कि 10 बजे, 8 बजे तो चला ही था, मैं कहूं कि 10 बजे उसके कार की वेलोसिटी, कार से गए थे लोग बाई रोड, 10 बजे कार की वेलोसिटी क्या थी? तो आंसर है 50 नहीं थी, वो पता नहीं क्या थी। वो 10 बजे एट 10 AM, इसी को कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी। और नहीं बताया जा सकता, जितना इंफॉर्मेशन है उतना नहीं बता सकता। अच्छा, क्या आप लोग एवरेज समझ में आया? एवरेज, दुनिया का कोई चीज का एवरेज का क्या मतलब होता है? अच्छा, एवरेज का भी इंपॉर्टेंस है। एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एवरेज का और राउंड ऑफ का, दोनों का मैं मतलब समझा देता हूं, बहुत कम बच्चे जानते हैं। एवरेज का मतलब होता है हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा वेरिएशन हो तो वो बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग लगभग लमसम लपेट के बताते हैं। कैसे बताते हैं? लपेट के, हाँ भाई ये है, वही कहीं पे भी यही बात होती है। जैसे मान लीजिए हमारे कोचिंग में 100 क्लासेस हैं, रन करते हैं। कोई गार्जियन आके हमसे पूछा कि सर आपके यहाँ एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? तो पता चला कि एक क्लास में 52 है, एक क्लास में 54 है, एक क्लास में 45 है, एक क्लास में 60 है, एक क्लास में 80 हैं, एक क्लास में 66 हैं। इस तरह के क्लास हैं अलग अलग। तो अब तो ये नहीं कहूँगा कि बैठिए मैं 100 क्लास का बता रहा हूँ, पहले में इतना है, दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना है। लगभग बताते हैं, एवरेज बताते हैं, औसत बताते हैं। तो कैसे औसत निकालेंगे? है औसत कैसे निकालेंगे? लगभग कैसे निकालेंगे? सबको बच्चों को जोड़ लेंगे और नंबर ऑफ क्लासेस डिवाइड कर देंगे, जो मिलेगा उसे लगभग कहते हैं। अब राउंड ऑफ का मतलब सुनो, पता चला कि सबको जोड़े और डिवाइड किए और पता चला कि 52.5 आ गया। तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक क्लास में 52.5 बच्चे होते हैं हमारे यहाँ। अब फिर से 12.5 तो हो नहीं सकता, इसीलिए या तो उसको 53 कर देते हैं या तो उसको 52 कर देते हैं। तो वही फिर रूल बना दिया कि 0.5 से ज़्यादा होंगे या 0.5 होगा तो उसको बढ़ा के पूरा कर देंगे, तो 53 कर देते हैं। हमको लगता है कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि जब वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, कोई लखनऊ से दिल्ली गया हो तो कितने तरह की स्पीड अक्वायर किया होगा आप लोग सोच पा रहे होंगे। तो एवरेज का महत्व तो समझ में आ गया होगा कि वह कांस्टेंट स्पीड जो उसी रास्ते से उतना ही किलोमीटर चले, और वह कांस्टेंट स्पीड बताइए जो उतना ही देर में तय करके पहुंच जाए। कांस्टेंट स्पीड बताइए। हालांकि ये रियलिटी नहीं है, वो तो बदलता हुआ चला था। चलिए, तो हमको लगता है कि आज आप लोग इंस्टैंटेनियस और कांस्टेंट समझ गए होंगे। तो कांस्टेंट किसे बोलते हैं ये, पर क्या ये रियलिटी है? ये नहीं।
रियलिटी नहीं है, ये तो लपेट के बताई हुई चीज है। जो लखनऊ से दिल्ली तक 50 से लगातार चलते रहें, बिना खाए पिए, बिना जाम में रुके, बिना स्पीड बदले, तो ये होगा, पर रियलिटी ये नहीं है। तो हमें तब क्या, जैसे एग्जांपल यदि मैं कहूं 10 बजे बताइए, आप लोगों का कोई आंसर? How to find velocity of that car at 10 AM sharp? हमको आप लोगों के सामने डेटा है, डेटा के अनुसार क्या क्या निकाल सकते हैं आपके सामने है। आपको बताना है 10 बजे कार की वेलोसिटी बताइए। दस बजे कार की वेलोसिटी बताइए। क्या 50 किलोमीटर पर आवर है? चलो मेरी बात ध्यान सुनो, इसका आंसर क्या दे सकते हैं? क्या इसका आंसर बता सकते हैं कि चलिए डेटा इनसफिशिएंट, तो आपको क्या हम बता दें कि आप बता दें? चलिए इसका आंसर बताइए, सोचिए आधा मिनट। हम आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, या वहां पर 10 बजे निकालने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि आप बता दें 10 बजे वेलोसिटी। 8 बजे चला था शाम के 4 बजे, 8 बजे सुबह चला था, दिल्ली पहुंचा है 4 बजे। 10 बजे वेलोसिटी के लिए आपको हम क्या बताएं कि आप बता सकते हैं? आप लोग सभी लोग अच्छा सोच रहे हैं, हमको इसीलिए मैं पूछा भी था ताकि आप लोग इस पे सोचें। मेरा मकसद है कि आप लोग आधा मिनट 1 मिनट हमेशा सोचा करें, इस पे कभी ध्यान न दें कि हम कैसे चल रहे हैं। बाद में यदि हम लोग परसेप्शन और हमारी रीवायरिंग ऑफ ब्रेन हो जाए, ब्रेन मतलब अलर्ट हो जाए, ट्रेंड हो जाए, तो बाद के चैप्टर्स को ऐसे मतलब चुटकियों में ऐसे फटाफट भाग जाएंगे और सब कुछ आप समझ रहे होंगे वो सारे चैप्टर, और बड़ा मजा आ रहा होगा। तो वेट फॉर दैट टाइम। हमको ऐसा ना आप लोग समझें कि मैं नया आया हूं, मजा हुआ खिलाड़ी हूं, मैं 15 साल पढ़ाया हूं, ठीक है? तो आप लोग बस चीजों को समझने की जरूरत है। एनीवे, तो पहले तो मैं आपको महसूस कराता हूं कि इंस्टेंटेनियस जो डिफाइंड है उसको और बारीकी से समझते हैं। हम दे देंगे, आपका फंक्शन दे दें, वेलोसिटी का फंक्शन दे दें, पोजीशन का फंक्शन दे दें, कुल दे दें, तो भी आखिर हम करेंगे क्या, वो क्या करेंगे तो आएगा वो बताने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए ध्यान से। एक्चुअल में ये होता है, एक्चुअल में पहला स्टेटमेंट बड़ा सा, जो चीजें किसी इंटरवल में चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, यदि हम छोटे से छोटा करके इंस्टेंटेनियस निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं, जो रियली में हमारे जिंदगी में टाइम के रिस्पेक्ट में ज्यादातर चीजें डिफाइंड हैं। फैक्ट ये है कि 10 बजे वेलोसिटी की बात करना, एग्जैक्ट 10 बजे, मीनिंगलेस, कैंसिल, मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं होता। क्यों मतलब नहीं होता? ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, फिर से सुनो। 10 बजे, भले ही ये 8 बजे चल के 4 बजे पहुंच गया है दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली, लेकिन 10 बजे या कभी भी किसी टाइम पर किसी भी क्वेश्चन में 10 बजे या t बराबर 2 सेकेंड पर या किसी मोमेंट पर वेलोसिटी कितना है, एग्जैक्ट उसी पर, एग्जैक्ट मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि जब तक थोड़ी दूर चलेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा नहीं, तो दूरी में वो डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा टाइम इंटरवल नहीं डिवाइड करोगे तो घंटा मिलेगा। तुमको क्या मिलेगा बताओ? तो एट 10 AM नो डिस्प्लेसमेंट, नथिंग, नो वेलोसिटी, काइंड ऑफ नॉट डिफाइंड, वेलोसिटी होते हुए भी नॉट डिफाइंड है। बात क्यों हो रही है? क्यों हो रही है मैं बता रहा हूं, फिर से सुनो। ds बाई dt, ds मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और dt तो छोटा सा टाइम इंटरवल होता है ना। व्हाट इज टाइम इंटरवल एट 10 AM? मीनिंगलेस। 10 AM पे कोई इंटरवल नहीं होता, ये एक टाइम है। अब अगला पॉइंट, एक तो मीनिंगलेस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई चीज चल रही है, हम लोग फोटो खींचते हैं, तो दुनिया में हर एक चीज एक एक मोमेंट पे उसका पोजीशन फिक्स्ड है।
तो उसका पोजीशन 10 बजे फिक्स है, वो तो चल ही नहीं रहा था, वो तो फिक्स था। हाँ, अगले मोमेंट पे, दूसरे मोमेंट पे दूसरी जगह था। पता नहीं आप कितना महसूस कर पा रहे हैं, उसको मैं थोड़ा और अच्छे से क्लियर करता हूं। 10 बजे मीनिंगलेस ये इसलिए है क्योंकि जब तक कुछ दूरी में कुछ टाइम इंटरवल ना डिवाइड किया जाए तब तक कैलकुलेशन नहीं हो सकता, कुछ मिल नहीं सकता। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, इसको मीनिंगफुल कैसे बनाया गया, सभी लोग मेरी बात समझेंगे। वही वाली बात फिर से आगे, रिलेटिव वाली। तो सोचते हैं ध्यान से सभी लोग मेरी बात। एवरेज लेने जा रहा हूं, जैसे अभी एवरेज लिया गया है बहुत दूरी के लिए एवरेज लिया गया है, वैसा ही मैं एवरेज लेने जा रहा हूं। कोई हमसे कहता है कि 10 बजे निकालना है, तो मैं ऐसे करूंगा, मैं उस मोमेंट पर जहां पे गाड़ी रहेगी 10 बजने में 1 मिनट पहले और 10 बज के 1 मिनट बाद तक 2 मिनट इंटरवल होगा। ये बड़ा इंटरवल हो गया तो छोटा कर देते हैं, ये लग रहा है एवरेज बड़ा है। 10 बजने में 1 सेकेंड पहले, 10 बजने में 1 सेकेंड पहले से लेकर 10 बज के 1 सेकेंड बाद तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसमें 2 सेकेंड इंटरवल है, डिवाइड करेंगे, जो मिलेगा वो एवरेज होगा। पर लपेट के कह देंगे 10 बजे मान लीजिए। अब कोई आके कहेगा सर 10 बजे नहीं है, तो बहुत बड़ा इंटरवल ले लिए, 10 बजे से पहले से लिए हैं और 10 बज के 1 सेकेंड बाद तक लिए हैं, 10 बजे नहीं है ये। हम कहें एक काम करो, चलो इसको एवरेज मान ली, इसको इंस्टेंटेनियस 10 बजे तो माने नहीं। मैं बताता हूं, 10 बजने में 1 मिली सेकेंड पहले, मिली सेकेंड होता है 1 सेकेंड का 1000वां भाग होता है, 1 सेकेंड का 1000वां भाग। 10 बजने में 1 मिली सेकेंड पहले से लेकर 10 बज के 1 मिली सेकेंड बाद तक जो दूरी बहुत कम चली होगी सेंटीमीटर मिलीमीटर में, उसी में ये 2 मिली सेकेंड डिवाइड करेंगे और बहुत सारे मोमेंट होंगे। इस दौरान इनफाइनाइटली लार्ज मोमेंट्स होंगे, लेकिन सारे मोमेंट्स को लपेट के क्या माना जा सकता है रियल लाइफ में? 10 बजे माना सकता है। हालांकि है नहीं, पहले से और बाद तक लेकर है। अब ये कोई मान जाता है मिली सेकेंड तक, 1000वें भाग तक, ठीक है। नहीं तो कोई क्लेम कर सकता है कि सर हम इसको मानने को तैयार नहीं है, हम इसको एवरेज मानेंगे, ये 10 बजे नहीं, आप पहले से शुरू किए हैं बाद तक गए हैं, जो मिलेगा उसे ही एग्जैक्ट उस मोमेंट पे कहा जाएगा अपने रियल लाइफ में। लेकिन कोई कह देगा नहीं, तो हम कहेंगे, कोई कहेगा नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नैनो सेकेंड मानेंगे, माइक्रो सेकेंड मानेंगे, नैनो सेकेंड मानेंगे, तो ठीक है। नहीं तो कोई कह देगा नहीं हम इसको भी नहीं मानेंगे, तो फिर हमें और कम करना होगा, फर्मी सेकेंड करना होगा, और भी है ना। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि लग रहा है कि 10 बजे तो कहा ही नहीं जा सकता, मीनिंगलेस होने जा रहा है। लेकिन अब फिर लौट के आते हैं रियल लाइफ में। सुनो, हमको ये बताओ कि सही में कोई 10 बजे आपसे पूछे तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड का मारो गोली, क्या ये बात सच नहीं है कि 1 सेकेंड ही हम लोग रियल लाइफ में इग्नोर करते हैं? कोई कहता है कि कितना बजा है, तो आप लोग यदि घड़ी निडल वाला होगा, जो हैंड्स होंगे, आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड, सेकेंड्स हैंड, तो आप लोग सबसे पहले आपकी नज़र जाती होगी घंटा वाली सुई कहाँ है, दूसरा नज़र जाता होगा मिनट वाली सुई कहाँ है, और सेकेंड वाले को तो ध्यान भी नहीं रखते होगे, वो बेचारी घूम रही है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पता नहीं कौन झूठे ही बना दिया उसको, कोई नहीं देखता है उसको। लोग लपेट के बोल देते हैं, यदि 10 बजने में बल्कि 1-1.5 मिनट बाकी रहता है तो लपेट के 10 बजा देते होगे, सेकेंड कहाँ से बताओगे? तो रियल लाइफ में आप बताइए, यदि 1 सेकेंड हम लोग 1 सेकेंड पहले और 1 सेकेंड बाद ले लें और सारे मोमेंट को यदि 10 मान लें, तो क्या रियल लाइफ में सही नहीं है? रिलेटिव देखो आ गया। क्या ये 1 सेकेंड पहले और 1 सेकेंड बाद रियल लाइफ में हम लोग 10 ही नहीं बोलते?
सारे मोमेंट्स को, हालांकि होता नहीं है। तो हमको लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा कि हम लोग साइंस कैसा पढ़ने वाले हैं, किस तरह का अप्रोक्सीमेशन है, किस तरह का रिलेटिव है और किस तरह से फाइन मतलब और एक्यूरेट किया जा सकता है। हमको लगता है आइडिया लग गया होगा। मतलब कहीं पे कहा जा रहा है कि नैनो सेकेंड भी नहीं मानेंगे और कहीं पे रियल लाइफ में कह दिया जा रहा है कि नहीं 1 सेकेंड भी ठीक है, मान लीजिए 10 बजे। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो अब बात यह है कि 10 बजे बताने के लिए 10 बजे के इर्द गिर्द, 10 बजे के आसपास, 10 बजे के पास में ही इधर उधर थोड़ा सा इंटरवल लेके, थोड़ा सा टाइम इंटरवल लेके, जिसे dt कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? dt, और चलेगा ds, और डिवाइड करोगे जो मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे वेलोसिटी एट दैट मोमेंट है, जो कि रियली में एट दैट मोमेंट नहीं है। लपेट के मान रहे हैं कि एट दैट मोमेंट है। चलिए, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो यही मतलब है ds/dt का। बोलो। तो वो dt जिसको हम लोग एट t मान लेते हैं, t पर dt, किसी t पर dt लेते हैं और कह देते हैं t ही है, क्योंकि नो चेंज, जबकि चेंज है। चलिए ओके, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस इंफॉर्मेशन से आप लोगों को काफी आइडिया लग गया होगा। अच्छा हाँ, एक और चीज, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यदि ये कह देते हैं कि ये देखो, यदि ये कह देते हैं क्वेश्चन टाइप का, मैथ्स टाइप का, कह देते हैं कि हम देते हैं इनिशियली कोऑर्डिनेट के रूप में 2i + 3j + 4 के इनिशियल पोजीशन है लो, और गाड़ी चल के पहुंची है फाइनली 10i + 2j - 4k। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है? आंसर है डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा r बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हमको लगता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। बोलो। तो क्या इस बात को महसूस कर पा रहे हो कि हमेशा चेंज इन पोजीशन वो आई जे के में दे, वेक्टर मैग्नीट्यूड और एंगल में दे, या ऐसे बता दे, या बाई एयर फ्लाइट से किसी को चला दे, फर्क नहीं पड़ता। ये समझना ज्यादा जरूरी है कि इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, निकालते कैसे आपको जानना चाहिए। तो ऐसे माइनस करेंगे, आएगा 2i + 3j + 4 के इनिशियल पोजीशन, 10i - 2j + 10 के फाइनल पोजीशन, माइनस करेंगे तो आएगा, उसका मैग्नीट्यूड मॉड ले लेंगे तो जो आएगा आएगा। ये समझना है। दूसरा एक और चीज, स्टेटमेंट में कैसी बातें होती हैं वो सुन लो, ध्यान से मेरी बात सुनना। स्टेटमेंट में वो कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। बाई रोड एक आदमी, बाई रोड एक आदमी बाई रोड एक आदमी 8 घंटा सफर किया 50 के स्पीड से। ध्यान से, बाई रोड एक आदमी 8 घंटा सफर किया 50 के स्पीड से, 50 किलोमीटर/आवर से। लेकिन जब वो लौटा वहां से, या फिर एक और दूसरा आदमी, उसका दोस्त फ्लाइट से गया और वो चला 600 किलोमीटर/आवर और 1 घंटे में फटाक से पहुंच गया। 1 घंटे में, मेरी बात ध्यान से सुनना, 600 किलोमीटर/आवर 1 घंटे में नहीं, 15 मिनट में पहुंच गया। बताना है कि जो रोड वाले से आदमी गया था उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। दिल्ली, मेरी बात, मैं ये क्यों बात कर रहा हूं मालूम है? इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो रोड से गया है उसका हम लोग टाइम निकाल लेंगे, उसके दिए हुए जो टाइम 8 घंटा चाहे जो दिया हुआ है, और बाई प्लेन वाले से हम लोग स्ट्रेट दूरी निकाल लेंगे।
और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट में टाइम डिवाइड करेंगे तो रोड वाले का एवरेज वेलोसिटी आएगा। मतलब ये मेरे कहने का मेरा सेंस बस ये था कि क्या हम लोग जो क्वेश्चन लिखा है उसमें हम लोग क्लियरली ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी चीज का एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालना होता है। बाई रोड वाला भी निकालना है तो बाई रोड वाले का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, बाई रोड वाले का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। उसके लिए भी एयर वेलोसिटी चाहिए कि नहीं, एरियल डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब उसको कहां से दे रहा है, फ्लाइट से। तो हम लोग को टाइम रोड वाले का उसका टाइम निकालेंगे और फ्लाइट वाले का डिस्टेंस निकालेंगे। फ्लाइट वाले का क्यों डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में जब तुम पढ़ते होगे तो इन फार्मूला पहले सोचेंगे कि ऐसा भाई कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से ही आएगा। अब दिक्कत है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो बार बार पढ़ो उस क्वेश्चन को, समझो और मेहनत करो, आएगा। एक और चीज है, चलिए एक और मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए तब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दे दीजिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी भी बराबर हो सकता है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी भी बराबर हो सकता है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी भी बराबर हो सकता है? रिप्लाई। अब मैं आपको बताने वाला हूं, सरप्राइज करेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे। इसका आंसर है नेवर। इसका आंसर है नेवर। अब फिर बाद में एक्सक्यूज मत देना तुम लोग। हम लोग साइंस को इसी तरह, इसी नजरिए से देखेंगे जो मैं आंसर करने जा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर बराबर स्केलर कभी नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को रीजन बता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं यही लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उनका फिजिक्स कमजोर होता है। इसका मतलब साफ है अभी सभी लोगों का कमजोर है। इसका मतलब खोपड़े में बैठाना होगा, हमें डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देनी होगी, और जिस तरह से रट पीट के खोपड़े में बैठा बैठा के आए हो अब वो काम नहीं चलेगा, खासकर आगे चैप्टर्स में, और खासकर आगे चैप्टर्स में। और अब एक्सक्यूज मत देना कि सर मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, हम तो यही समझे थे, एनसीईआरटी में तो दिया है तो हमको तो यही पढ़ाया गया है। जो हुआ है पास्ट को भूल जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सुनो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर। अब तुम लोग जवाब किसका दिए थे वो सुन लो। तुम लोग जवाब दिए थे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर है यस सर, हो सकते हैं। इसका आंसर आप लोग दिए थे। तो हम लोग आगे से एक बड़ा मैसेज है आपके लिए। जिस दिन तुम लोग, आप लोगों को पता है आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, वो मैं याद दिला देता हूं ताकि तुम लोग अटेंशन रखना। तुम लोगों ने आज तक डायरेक्शन को कम ध्यान दिया, और जो लोग फिजिक्स में डायरेक्शन को कम ध्यान देंगे तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। लिख लो आज। तो एक तो ये पॉइंट है, सभी लोग, हमको लगता है कि मेरी बात सभी लोग पकड़ रहे होंगे। अच्छा, मे भी इक्वल है। अच्छा, कितने लोग इससे सहमत हैं? चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं, पर कब बराबर होते हैं यही बता दो। अब तो ठीक है, अब तो मैग्नीट्यूड में कह रहा हूं। चलिए, हमको लगता है कि आप लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर से आंसर गलत है। स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं, बल्कि स्ट्रेट लाइन मोशन एंड यूनिडायरेक्शनल। स्ट्रेट लाइन मोशन एंड यूनिडायरेक्शनल। यदि कोई चले यहां से, यदि मान लो मैं चलूं यहां पर और ऐसे आ जाऊं, यदि मैं चलूं 8 मीटर इधर और लौट आऊं 2 मीटर इधर, पता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं है।
मैं डिस्टेंस चला हूं 8, 2, 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, और जबकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। सो स्ट्रेट लाइन भी केवल आंसर नहीं है, स्ट्रेट लाइन यूनि डायरेक्शनल मोशन केवल आंसर है। व्हेन मोशन इज ऑन स्ट्रेट लाइन एंड सेम डायरेक्शन, एग्जैक्टली। सो जल्दी से सभी लोग लिखिए इसको सभी लोग लिखेंगे। अच्छा हाँ, एक और स्टेटमेंट, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बड़ा पॉइंट, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या डिस्टेंस ज्यादा होगा। कम संभव नहीं है, या तो बराबर या डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस कम संभव नहीं है। तो सभी लोग लिखें, स्टेटमेंट लिखें, बड़ा स्टेटमेंट लिखें। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सभी लोग लिखो, magnitude of displacement is always less than or equal to distance covered. Magnitude of displacement is always less than or equal to magnitude of displacement is always less than or equal to distance covered। आगे लिखो इसी में, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर या इक्वालिटी इज एप्लीकेबल फॉर, जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर स्ट्रेट लाइन यूनि डायरेक्शनल मोशन, स्ट्रेट लाइन यूनि डायरेक्शनल मोशन, स्ट्रेट लाइन यूनि डायरेक्शनल मोशन, स्ट्रेट लाइन यूनि डायरेक्शनल मोशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देता हूं, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस से ये छोटा होगा या बराबर होगा, और ये भी लिखवा दिया हूं कि बराबर कब होगा, बराबर कब होगा। और यदि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड में टाइम डिवाइड करें, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस में टाइम डिवाइड करें, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये भी लिख लो। मैं दोनों में टाइम डिवाइड कर दिया हूं, इसी में टाइम डिवाइड किया हूं, इसी में टाइम डिवाइड किया हूं तो हमको ये मिला है। तो फिर से वही बात आ गई, दुनिया में किसी भी चीज का एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के या तो बराबर होगा या तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगा, कम संभव नहीं है, कम संभव नहीं है। कम संभव नहीं है, और यही रीजन है यही रीजन है कि हम लोग इसको
इसको हम लोग रेशियो में भी लिख सकते हैं, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, या एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का रेशियो मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1। यदि इसको उल्टा कर दे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको उल्टा कर दे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों? हम लोग इतना समझ रहे होगे। एक और चीज आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूं, चलो मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना सभी लोग। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा चाहे डिस्प्लेसमेंट तो कई तरीके से जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब होता है पार्टिकल जाकर चलकर फिर वहीं आ जाए। फिर से, दुनिया में किसी ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का, किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है बताओ? जब पार्टिकल जाए और फिर चल के वहीं पर आ जाए। इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन बन जाए, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए, या पार्टिकल जाके चल के वहीं पर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसके अलावा कोई केस नहीं है। पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। डिस्टेंस कवर्ड केवल एक केस में जीरो हो सकता है, पार्टिकल चले ही नहीं वहीं रह जाए, मोशन ही ना हो। बड़ा पॉइंट, पार्टिकल चल के कहीं से भी कैसे भी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन चला है, गया है, आया है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। बस एक केस है जीरो होने का, बल्कि मोशन हो जाए, मतलब वो चले तो जीरो हो ही नहीं सकता। केवल एक केस है, पार्टिकल चले ही नहीं, वहीं रह जाए। यदि चल दिया तो भले ही लौट के आ जाए, डिस्टेंस जीरो नहीं होता। तो ये भी एक ख्याल रखने वाली बात है। इसका मतलब ये बात यदि समझ गए तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर आओ। यदि ये समझ गए तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर आओ। एवरेज वेलोसिटी जीरो केवल एक केस में हो सकता है, टाइम तो ऐसे भी नहीं रुकता है। एवरेज वेलोसिटी जीरो केवल एक केस में होगा, फार्मूला याद करो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब है उसे लौट के वहीं आना होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? और एवरेज स्पीड जीरो होने का मतलब है डिस्टेंस बाय टाइम जीरो, और एवरेज स्पीड जीरो होने का मतलब होगा डिस्टेंस जीरो, और डिस्टेंस जीरो का होने का मतलब है उसे चलना ही नहीं होगा। हमको लगता है कि आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे। यदि आप लोग समझ रहे होंगे तो आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। और देखते हैं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस सभी लोग देखेंगे, मेरी बात ध्यान से। ये है एक्स एक्सिस और ये है टाइम। बीस मीटर, ये है 4, ये है 6, ये है
ये है 8, ठीक है। अब पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन है, अब पार्टिकल या कार मान लीजिए, मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा। shown in graph if average velocity in 0 to t time is zero, then value of t is टी बताइए। आपको बताना है कि ये एक बातचीत हो रही है, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पर चल रहा है। अच्छा, यहां पे ये होना चाहिए था एवरेज वेलोसिटी इन 0 to non-zero t, मतलब ये t नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकता। ये 0 से non-zero t तक यदि एवरेज वेलोसिटी 0 है तो बताना है कि t की वैल्यू क्या है ना। चलो, ये जो आपके सामने है, ये जो बातें हैं, इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग जो सामने आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा हूं, जिसका स्टडी करना है, अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस शोन इन फिगर इज shown in graph if average velocity in 0 to non-zero t is 0 then value of t is ना, ऑब्जेक्टिव मान लो, चाहे डिस्कशन मान लो, चाहे जो भी मान लो, समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये पहला आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, कभी भी ग्राफ को पाथ न माने, ग्राफ को केवल ग्राफ माने, वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। इंफॉर्मेशन बड़ा इंफॉर्मेशन साइंस का। ग्राफ को केवल ये माना जाए कि इसका वेरिएशन, इसके अगेंस्ट का जो तरीका है वेरिएशन का, वो है, न कि पार्टिकल इसी पे चल रहा है। तो पहला पॉइंट ये है कि पार्टिकल का यदि मैं मोशन कहूं कि स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, यदि मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग कह देंगे कि कर्व है, साफ दिख रहा है। आंसर है पाथ स्ट्रेट लाइन है। पढ़ो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर कोई चीज चलेगा तो भला कर्व कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। तो एक तो ये पॉइंट है जो समझना है, तो आप लोगों को याद रहेगा। एक तो ये है कि कहां से पता चला स्ट्रेट लाइन है? पार्टिकल केवल किस पे चल रहा है? एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर कोई चीज चल रहा है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। फिर लोग कहते हैं सर ये क्या बनाए हैं? तो ये पाथ नहीं है भाई, ये वेरिएशन ऑफ पोजीशन एक्स अगेंस्ट टाइम है, ये समझो। एक पॉइंट ये है जो तुम्हें जानना था। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताओ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक लिखा हूं।
और एवरेज वेलोसिटी को कहा गया है 0 होना चाहिए। ये 0 तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 तब होगा जब इनिशियल पोजीशन पर ही फाइनल पोजीशन मतलब लौट के आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन को बाय डिफॉल्ट t बराबर 0 पे मानते हैं, यदि दिया है तो ठीक है। इसका मतलब x बराबर 20 पर था और 20 पर ही फिर से आ जाए। बताओ कितने देर बाद 20 पर फिर से आया है? 6 सेकेंड पर, और आंसर है t बराबर 6। इसका आंसर है t बराबर 6। अब कई लोगों की शिकायत यह है कि सर समझ में नहीं आया, आप क्या बता दिए, क्या कर दिए। एक काम करता हूं, आपको फील कराने के लिए चाहे तुम लोग खुद भी खूब प्रैक्टिस करना। आसान से आसान या कठिन से कठिन क्वेश्चन का जो तरीका है अंडरस्टैंडिंग का, वो हमेशा हर जगह सेम अप्लाई करना। चलो मैं करता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। अब मैं रियली में तुम लोगों के लिए पाथ बनाने जा रहा हूं। ये रहा y, ये रहा x, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनोगे। एक गाड़ी है, कार है, जो t बराबर 0 पर x बराबर 20 पर है। कैसे मालूम चला? क्योंकि t बराबर 0 पर देखो पोजीशन 0 नहीं है, 20 है। ग्राफ देखो तो ये है 20 पर है, ओरिजिन पर नहीं है। गाड़ी का x कम हुआ है और 8 हो गया है, तो गाड़ी का x कम होगा ऐसे। t बराबर 4 पर x बराबर 8 हुआ है। फिर गाड़ी का फिर x ज्यादा हुआ है और 20 हो गया है। फिर गाड़ी यहां पे आई है और t बराबर 6 हुआ है और x बराबर 20 हो गया है। ये जो हुआ है वो यहां पे हुआ है। ध्यान से सुनो, चलो समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे और देखेंगे x का क्या हो रहा है, क्योंकि बात x पर हो रही है। ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन। ये सब पढ़ के भी सोचा करो। पहले खोपड़े में बैठाओ कि हम लोग x पर ही रहेंगे। सभी लोग पहले खोपड़े में बैठाओ ये पढ़ के कि हम लोग x पर रहेंगे, और x पर वैसे ही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे आएंगे, आगे पीछे जो भी करेंगे वो x पर करेंगे और इसको देखते हुए करेंगे। चलिए सभी लोग मेरे साथ चलिए। 0 से चलते हैं। t बराबर 0, t बराबर 0। बताओ पोजीशन x कहाँ? 20। t बराबर 0, x बराबर 20। गाड़ी देखो x कम हो रहा है, इसे डिक्रीज करना बोलते हैं। x कम हो रहा है टाइम के साथ में। 4 सेकेंड पर x 8 हो गया। तो बताओ इधर जाओ, 8 इधर होता है भाई, x 20 है यहाँ पर, 8 तो यही ना होगा इधर। कितने सेकेंड पर? 4। t बराबर 4 पर x बराबर 8 है, तो इधर आओगे तभी ना, इधर थोड़ी 8 होता है। अच्छा, फिर टाइम और बढ़ा और बढ़ के x बराबर 20 हो गया 6 पर, तो फिर बढ़ा और t बराबर 6 पर x बराबर 20 हो गया, और बढ़ा तो चली गई गाड़ी। हमको लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। अब बताओ गाड़ी यहां पे आके ऐसे चली गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ कि नहीं? कितने पर? तो इनिशियल वाली लाइन खींचो और वही 20 सोचो, और जितना टाइम आएगा उसे आंसर है, वही आंसर है। शुरू में रेस्ट में था क्या? इस पे मत जाओ, हालांकि यदि ऐसा है स्लोप है तो रेस्ट में है ना, ये भी है। अच्छा एक और चीज बता दूं, देखो स्लोप 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 स्लोप, ये जो स्लोप दिख रहा है ना, ये जानते हो ये सब क्या है? स्लोप वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी का वैल्यू है।
कृपया ये ना समझे कि गाड़ी ऐसे चल रही है, पहले गड्ढे में गई है फिर पहाड़ पर चढ़ी है। गाड़ी यहां पे चल रही है, ध्यान रखना। ये ग्राफ है। तो क्या इस ग्राफ से कुछ आप लोगों को आइडिया मिला? क्या आप लोगों को पता चला कि हम लोग एक्स को किसी भी ग्राफ में हम लोग एक्स को बढ़ाते रहेंगे और पैनी निगाह रखेंगे वाई पर, वाई वाली क्वांटिटी पर, और बातचीत करेंगे। कोई दिक्कत? हमको लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। तो बताओ, इनिशियल पोजीशन 20 था, फाइनल 20 करने के लिए तुम्हें एक लाइन खींचना होगा ताकि 20 ही बात हो फिर से। और 20 कितने पर? 6 पर। तो 6 सेकेंड पर फिर से 20 पर होगा और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। बोलो कितने लोग एवरेज स्पीड, जब एवरेज वेलोसिटी 0 हो तो एवरेज स्पीड बताइए। चलिए आंसर, कम ऑन फास्ट रिप्लाई। जब एवरेज वेलोसिटी 0 हो तो एवरेज स्पीड बताओ। चलो सभी लोग एवरेज वेलोसिटी 0 हो तो एवरेज स्पीड बताओ। चलो बताओ। नॉन जीरो टी के लिए, नॉन जीरो टी ग्राफ यही है। 0 टू नॉन जीरो टी के लिए जब एवरेज वेलोसिटी 0 हो उस दौरान एवरेज स्पीड हमको बताओ। सभी लोग बताएं। मैं बताऊं? चलिए जरा फोटो देखो, इस पे देखो ना, ऐसे यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी। बताओ, गाड़ी यहां से यहां गई है, 20 पर है, 8 पर है, तो ये बताओ कितना हुआ? ये 12 गई है, 12 आई है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ होगा। 12 गई है, 12 आई है, 12 गई है, 12 आई है, 12 गई है, 12 आई है। यहां पे भी 24 मीटर चली है। बताओ कितना? 12 गई है और 12 आई है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ होगा। और जब एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ होगा तो बताओ कितनी दूरी चली है? 12 जाना और 12 आना, 24 मीटर चली है। और टाइम कितना लगा है? 6। टाइम कितना लगा है? 6। आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी 0 टू 6 में, 0 टू 6 में एवरेज वेलोसिटी 0 है। और एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड कितना है? बताओ जल्दी। आंसर है 24/6। 24/6। हमको लगता है सभी लोग सीख गए होंगे। तो चलो घबराना मत, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। आज थोड़ा मैं ग्राफिकल एनालिसिस आप लोगों को बताया। आज मैं आप लोगों को बताया कि कैसे किसी ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई नई चीजें सीखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए और इन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और ग्राफ में डूबे रहिए। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।